नमस्कार एंड वेलकम बैक। सुना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूंछ कभी सीधी हो नहीं सकती। हमारे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पर दोनों जगह पर ऐसी ही कंट्रीज हैं। अब हुआ क्या है भाई, उधर तो आसिम मुनीर है, उसकी हालत ख़राब कर दी है, बताऊंगा कैसे। और इधर यूनिस गवर्नमेंट है, उसकी भी हालत ख़राब है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम भारत के साथ युद्ध ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। ग्लव्स भारत ने भी उतार दिए। ढाका के ने तो कभी ग्लव्स क्या, उनके तो कभी कुछ है जो बचपन में ही कट गया था। ये हमारे सामने क्या खड़े होंगे, लीक होता रहता है सारा दिन। तभी इनकी जो पजामा है उसकी टांग एक लंबी होती है और छोटी होती है। अब आके आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है जो इनकी ग्लव्स उतारे हमने, क्योंकि ढाका ने भी एक रेड लाइन है जिसको क्रॉस कर लिया था। उधर से इस्लामाबाद ने, यानी कि पाकिस्तान ने भी एक रेड लाइन को क्रॉस किया था। और उनके लिए हमने भी ज़िंदगी नाइटमेयर बना दी है, क्योंकि मोदी जी का एक स्टेटमेंट है, उसी भाषा में मुझे जवाब देना आता है। यानी कि मोदी के भारत ने रीराइट कर दिया रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। आज बात करेंगे टू फ्रंट एस्केलेशन की, जो भारत ने की हुई है। टू फ्रंट वॉर की बात होती थी हमेशा कि हमारे साथ करेंगे, हमने टू फ्रंट एस्केलेशन वो शुरू कर दिया है। ईस्ट में बांग्लादेश ने बोला डेक्लेरेशन ऑफ वॉर, वेस्ट में वो बोल रहे हैं मोदी जी माफ़ कर दो। मकी मोहम्मद पाकिस्तान वाला पैरों में लौट रहा है हमेशा की तरह। अब ये ड्रिल नहीं है जो हो रहा है, कोऑर्डिनेटेड जियोपॉलिटिकल, एक मैं मास्टर स्ट्रोक बोलूंगा या चेकमोट बोलूंगा, ये आप खुद डिसाइड कर लेना ये क्या है। अब देखते हैं हुआ क्या। पहली बात है कि पिछले 1-1.5 साल से हम इनकी बांग्लादेशियों की बदतमीजी सहन करते रहे, चुप कर देखते रहे कि रेजिम चेंज हुआ है, आज नहीं तो कल ये सुधर जाएंगे। लेकिन मोदी जी थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं। सुमित जैन होता तो उसी वक्त 1 2 3 कर देता। लेकिन हमने देखा कि 1.5 साल में जो एंटी इंडिया नैरेटिव है वो तेज होता रहा और हम साइलेंट रहे। लेकिन अब जो अननोन गनमैन है वो वापस आ गए हैं। कई लोगों का मानना है कि जो शेख हसीना है उसने हेल्प मांगी किसी से, अननोन गनमैन से। अब शेख हसीना के जितने दुश्मन हैं उनको एक एक कर ख़त्म किया जा रहा है। आज एक लीडर मारा गया, बचपन जो यंग लीडर था इनका, वो मैटर नहीं करता। आज क्या कुछ मारा गया है बांग्लादेश में, उसके ऊपर बात करेंगे। अननोन गनमैन शेख हसीना के जितने दुश्मन थे उनको एक एक कर ख़त्म किया जा रहा है। उनको हंटिंग ग्राउंड्स पे, जहां पर वो छुपे हुए थे, हंटिंग ग्राउंड बना दिया है और उनको अपने हंटिंग ग्राउंड्स को भी शिफ्ट करना पड़ रहा है। यानी कि कराची से जो गनमैन, अननोन गनमैन काम कर रहे थे, आज जो ढाका में या बांग्लादेश के जो गटर्स हैं उसमें छुपे हुए ये कॉकरोच, उनको मारा जा रहा है एक एक कर। 40 से लेकर 45 ऐसे कॉकरोच हैं जो मारे गए हैं। उधर पाकिस्तान भी रो रहा है कि ये बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। पाकिस्तान में जो अननोन गनमैन ने काम किया उसके ऊपर नहीं बोल रहे, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए रोना और धोना। यानी कि वही, आपको मालूम है ये कम्युनिटी ये करती क्या है, ये ऊपर धोती है और नीचे से रोती है, क्योंकि कटा हुआ है तो लीक होता रहता है, तो रोना तो परमानेंट ही है इनका। अब इंडिया ने तो अभी गेम शुरू करी है, और शुरू कैसे करी है अब पहले बांग्लादेश से देखते हैं, उसके बाद पाकिस्तान में बताऊंगा कि आसिम मुनीर का हालत क्या करी है। वो दोबारा जा रहा है अमेरिका में रोता हुआ, जो भारत ने उसके साथ किया है। अब आते हैं बांग्लादेश में। मास्क उतर गया, वहां पर एक मंत्री ने बोल दिया अब तो कि हम युद्ध में एंटर कर चुके हैं भारत के साथ। और भाई, भारत तुम्हारा बाप है, तुम्हारा जो हलाला किया था हमने पाकिस्तान का, उसके बाद तुम पैदा हुए थे। और इनकी ऑडेसिटीज देखिए, हमें बोलते हैं हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट को अपने साथ ले लेंगे। और जिस बंदे ने बोला था, बोला भी क्यों था, क्योंकि इनको लगता है कि पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका का डीप स्टेट सारे हमारे साथ हैं। चलिए कोई बात नहीं, इनकी नज़र है कि चिकन नेक को काटना है, कोई बात नहीं, क्योंकि जिनका कुछ कटा होता है उनको दूसरे का कुछ ना कुछ काटने में इनके दिमाग में रहता है। हमने भी कुछ नहीं किया, जिस बंदे ने ये बोला था हमने कुछ नहीं किया, शेख हसीना ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। एक माथे पे गोली मारी, एक मुंह पे, यानी कि शक्ल भी पहचानी नहीं जा रही उस बंदे की। मुंह से तो गोली निकाल दी, लेकिन मुंह से निकाली जरूर, लेकिन आत्मा ऑलरेडी ऊपर निकल चुकी थी। उसके बाद एक साइलेंट मैसेज डिलीवर किया गया कि जो हमारे साथ पंगा लेगा, भारत के साथ या शेख हसीना के साथ, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अब यूनिस ने भी कोई हरकत कर दी। ये तो हो गया कि हमने एक बंदा मार दिया, हमने मतलब कि शेख हसीना ने अननोन गनमैन से अपना एक दुश्मन को मरवा दिया।
अब यूनिस ने पंगा ले लिया, उसने भी एक आदमी को छोड़ दिया है। अब ये जो प्लॉट है अब वो और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। यूनिस गवर्नमेंट ने एक आदमी को छोड़ा जिसका नाम है परेश बरुआ। ये उल्फा का कमांडर है। ये वो आदमी है जो पिछले 50 साल से लगा है कि मुझे असम के टुकड़े करने हैं, भारत को काटना है। शेख हसीना ने इस बंदे को हमेशा ही जेल में रखा और यूनिस ने उस बंदे को निकाल दिया है। साथ में उसने बोल दिया जितने जिहादी हैं अब सारे इकट्ठे हो जाओ, अब भारत के साथ हमने लड़ाई करनी है, युद्ध शुरू हो चुका है। सीधे तरीके से युद्ध कर नहीं सकते, ये कम्युनिटी ऐसे ही करती है। ये एक आदमी को अकेले को मिलेगी, उसको मारने की कोशिश करती है, आएंगे खुद झुंड के अंदर, डरपोक आदमी जो है। अब आते हैं, थ्रेटन कर दिया कि भाई हम भारत का जो 7 सिस्टर्स है इसको हमने डिलीट करना है, काटना है और बांग्लादेश के साथ मिलाना है। मुझे लगता है कि अब इनका कुछ परमानेंटली कटेगा बांग्लादेश का। पहले तो कुछ थोड़ा सा कटा था, इस बार कुछ ज़्यादा ही काट दिया जाएगा। और इनके जो रेडिकल लीडर्स हैं उन्होंने स्टेज के ऊपर खड़े होकर ओपनली बोलना शुरू कर दिया कि अब वो भारत के 7 सिस्टर्स को काट देंगे। और भारत ने पहले बोला है एनी स्टेटमेंट गिवन बाय पाकिस्तान और बांग्लादेश विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। इसलिए जो अननोन गनमैन है, जो ये 40-50 लोग मारे गए बांग्लादेश के अंदर, उसके बाद इन्होंने अपनी, क्योंकि ऑफेंसिव डिफेंस है हमारा, अब वो डिफेंस वाला काम नहीं करते हम लोग, ये 2025 है, ये बांग्लादेश को अब जाके समझ आ रहा है। उन्होंने अपने लॉन्च पैड्स को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। जो रेडिकल वॉइसेस थी वो साइलेंट होनी शुरू हो गई हैं और अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि भाई पाकिस्तान में ठोका था, आज बांग्लादेश में कर रहे हैं, चुपके से काम करते रहो। यानी कि ढाका से लेकर चिटागोंग से लेकर आप कोई भी एरिया ले लीजिए, क्लीन अप ऑपरेशन, जिसको हम स्वच्छ ऑपरेशन बोलते हैं, स्वच्छ भारत अभी हुआ नहीं, वहाँ पर हो जाएगा, स्वच्छ ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हाई प्रोफाइल जितने भी CIA के एजेंट थे, पाकिस्तान के ISI के थे, इवन कि टर्की के जो इंटेलिजेंस के लोग ढाका में बैठे थे, वो सारे मिरेकुलसली हार्ट अटैक से मारे गए। दे वर फाउंड डेड एट होम। मुझे लगता है मोसाद कर रहा होगा। देखिए हम तो बड़े सीधे साधे लोग हैं, वैसे भी आपको मालूम है कि जो हमारा रॉ है उसको तो जैन साहब, पराग जैन जी उसको लीड करते हैं, और हम तो बिल्कुल भी अहिंसा के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करते, ना बड़े जैन साहब और ना ये छोटे जैन साहब, हमने कभी अहिंसा की बात नहीं करी। अब वो मारे गए, लुल्ला को प्यारे हो गए, हम क्या कर सकते हैं। उसमें जो अननोन कोई लोग थे उन्होंने आए और ये हार्ट अटैक हो गया। सीक्रेट मीटिंग हो रही होती है, रात को पता लगता है वो लुल्ला को प्यारा हो गया। तो ये जो सारे के सारे हैंडलर्स हैं एक एक कर वो ऊपर जा रहे हैं और बोला ये जा रहा है कि अनआइडेंटिफाइड लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से काम करके चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं लगता। अब हो क्यों रहा है, ये सारे लोग वहाँ पे क्या करने गए थे, ये सारे जो कभी टर्की के, कभी पाकिस्तान के, कभी ISI के, ये ब्रेन वॉश करने गए थे बच्चों को कि आप भारत के खिलाफ आप जिहाद शुरू कीजिए। जिन्होंने ये मैसेज दिया था सारे वैनिश हो चुके हैं, लुल्ला को प्यारे। अब आगे क्या होगा, पहली बात ये हो गया कि आगे ये हो रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं दे आर टेरिफाइड। सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया गया है एंड दे आर सेइंग कल को ये धुरंधर ये हमारे घर में आके हमें भी ठोक सकते हैं। और हम जब हमारे लोग जब जाके ठोक के आते हैं, घर में खाना खाते हैं, ठोकते हैं, उसके बाद रिसीट भी छोड़ कर नहीं आते कि किया किसने था। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। बांग्लादेश का मैंने अच्छी तरह से आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब पाकिस्तान के अंदर उन्होंने दोबारा से रोना शुरू कर दिया। क्यों? सर्दियां आ गई हैं, बर्फ़ पिघल नहीं रही, पानी की कमी है। हमने इंडस वाटर ट्रीटी बंद करने के बाद सारा पानी अपनी तरफ रोक लिया। अब पाकिस्तान बोल रहा है ये तो वाटर अटैक है। भाई वाटर अटैक तो हमने बोल के किया है, आपकी तरह तो है नहीं कि षड्यंत्र रचते रहे बाद में बोलें साਡਾ तो हाथ नहीं सीखा। हम बोल कर रहे हैं, तुम्हारी ठोक नहीं अच्छी तरह से, और जो कटा हुआ है उसको पूरा काटना है इस बार 5-6 हिस्सों में। देखते जाइए। अब पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रम्बल कर रहा है और वहाँ पर पानी है नहीं। जब वो पानी मांगते हैं हम क्या करते हैं, सारा पानी छोड़कर वहाँ पर फ्लड ला देते हैं, उसके बाद सूखा, यानी कि एक दिन हरियाली अगले दिन सूखा। ये वाला हाल हो रहा है उनके साथ। ये जो सूखा के कारण अब बिगर प्रॉब्लम आ गई है आसिम मुनीर के लिए, इसलिए वो पैनिक में है। अमेरिका में जा रहा है दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के लिए, और आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप फ्री लंच तो किसी को करवाते नहीं हैं। अगर इसको 2 बार लंच करवा चुके हैं तो कुछ तो चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। उसने डिमांड कर दिया कि हमने 20 साल तुम्हारी कंट्री के ऊपर पैसे लगाए हैं, मुझे एक पाई वापस चाहिए। वो एक कंडीशन रख दी,
एक तुम्हारे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं मुझे चाहिए, दूसरा पाकिस्तानी ट्रूप्स अब मुझे चाहिए गाजा के अंदर, ताकि वहाँ पे जो तुम बड़ी बार बोलते हो पूरी दुनिया में जाकर गाजा में जो हो रहा है वो बड़ा गलत है, हम होते तो हम उनको बचा लेते। चलिए बेटा अब तुम गाजा में जाओ। मैं बार बार बोलता हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर कर रहे हैं, भारत पे मोदी जी को करना चाहिए। जो जो लोग गाजा के लोगों के साथ प्यार करते हैं, उनके झंडे उठाते हैं, जय पैलेस्टीन बोलते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, इन सब को भेज दीजिए वहाँ पर। उस दिन रोएंगे वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर में जब इनको हमने पाकिस्तान भेजना शुरू किया था, रो रहे थे हमें वापस नहीं जाना। लेकिन यहाँ पर भारत में रहकर ये पाकिस्तान का गंदे से रंग का हरे रंग का झंडा ये फहराएंगे। आप इनको भेजिए गाजा में। वही जब काम किया ट्रंप ने, उसने बोल दिया मैं अपने आदमी नहीं भेजूंगा गाजा में, तुम्हारे लोग वहां जाएंगे। अब देखिए मुनीर हो गया, फंस गया। अगर वो रिफ्यूज करता है तो IMF से जो भीख आती है इनको वो आनी बंद हो जाएगी, और अगर मानेगा तो ऑलरेडी पाकिस्तान की आर्मी अपने घर में ठोक रही है, उसमें से भी अगर 50,000 या 1 लाख चले गए गाजा में उसकी रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, पीछे से आपको लगता है कि बलोचिस्तान वाले लोग या TTP वाले लोग इनको छोड़ देंगे? जो बची कुची आर्मी है उसको और काट दिया जाएगा। सिविल वॉर जैसी सिचुएशन मुनीर के लिए बन जाएगी अपने कंट्री में। इसलिए वो भाग के जा रहा है पापा को मिलने के लिए। इसके भी बड़े बाप है, क्योंकि देखिए इनकी भी जो पैदाइश होती है मुसलमानों की वो हलाला से होती है। कितने आए कितने गए, किसका बीज था किसी को पता नहीं। इसलिए मुनीर आज बेचारा चेकमेट है, वो जा रहा है वहाँ पे अपने पापा के पास। अब दूसरी प्रॉब्लम एक और आ गई मुनीर के लिए। अब दूसरा बाप, पहले बाप ने तो बोल दिया बेटा आजा, तुझे गाजा में भेजना पड़ेगा। दूसरा बाप था इनका सऊदी अरेबिया, जहाँ से इनको पैसे आते थे भीख में। सऊदी अरेबिया के किंग से नहीं, क्योंकि इनकी जो आउटस्टैंडिंग आर्मी है, वो जो उनके पैलेसेस के बाहर आउटस्टैंडिंग खड़े होते थे, वो सऊदी अरेबिया वालों ने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। कितने लोग? 56,000 पीपल हैव बीन डिपोर्टेड। क्यों? क्योंकि ये उम्रा जो करने जाते थे, चुन चुन के लोगों को भेजते थे ये उम्रा करने के लिए। वो लोग जो कि इंटरनेशनल भिखारी हैं, यानी कि वीज़ा लेने के बाद ये भिखारी जाते थे सऊदी अरेबिया में। वहाँ पर जो उनके किंग के पैलेसेस हैं, या जहाँ पर भी ये डड्डू पोस्ट 5 बार करने जाते हैं वहाँ पर ये भीख मांगते हुए पकड़े गए। दुखी होकर सऊदी अरेबिया ने पकड़कर इनको वापस भेज दिया, सेइंग इनफ इज़ इनफ। अभी एक सर्वे किया सऊदी अरेबिया ने, UAE ने, कतर ने, कि 90% जो पूरे इनके इलाकों में जो भिखारी पाए जाते हैं वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर होते हैं। ये वो कंट्री है जो अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री बोलता है, गज़वे हिंद का सपना लेता है, लेकिन भीख मांगने से ये बाज नहीं आते। एक रिपोर्ट और आई कि जब ये उम्रा करने जाते हैं वहाँ पर ये अपनी बीवी और बेटियों को बेच आते हैं ताकि पैसे मिलेंगे। मतलब कहते वापस जाके दोबारा शादी कर लांगे, साडा की हैगा। तो क्योंकि लुल्ला अलाउ करता है 4 शादियाँ, तो ये क्या करते हैं, उनको वहाँ बेचाते हैं, भीख में ये वापस आते हैं और आकर नई शादी कर लेते हैं। ये है इनका हाल, ये है इनकी असलियत। और ये बोलते हैं कि बांग्लादेश, हम ग्रेटर बांग्लादेश बना लेंगे। पाकिस्तान बोलते हैं तो हम ग्रेटर पाकिस्तान बना लेंगे, कश्मीर को ले जाएंगे। और भाई पहले भीख तो इकट्ठी कर लो, वहाँ से भी वापस आ गए हो। और इधर से तुम्हारा जो आसिम मुनीर है वो दोबारा से कुत्ते की तरह वहाँ पे फ्री में खाना खाने जा रहा है अमेरिका में, सिर्फ इसलिए कि वो ऐसे चेकमेट हुआ है। वो ना तो गाजा में जा सकता है, ना अपनी आर्मी को भेज सकता है, बस अपने कंट्री में उसके नाम पर भीख इकट्ठी कर सकता है। ये है अब लेफ्ट एंड राइट दोनों जगह पर जो हालत चल रही है। ऊपर से हमारे असम के चीफ मिनिस्टर, मेरे फेवरेट योगी जी के बाद सेकंड फेवरेट मेरे हैं हिम्मत बिस्वा जी। उन्होंने बोल दिया तुसी न्यूक्लियर पावर, 80 भी न्यूक्लियर पावर। आइए हम दोनों अपनी अपनी कैपेबिलिटी को टेस्ट कर लेते हैं। आप हमारे ऊपर बॉम्ब फेंक दीजिए, हम आपके ऊपर फेंक देंगे, जरा ठीक होगा वो जीत जाऊगा। ये बिस्वा जी बोल रहे हैं। यानी कि अब हमने अपनी रीच को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, अब हम डरते नहीं हैं। नुकसान हमारा होगा, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने स्टेक्स को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर लिया पूरी दुनिया में। चाबहार पोर्ट हमने ऑलरेडी ले लिया, रशिया तक हम अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर से अफगानियों को अपने साथ लगा लिया, दे आर गोइंग टू बी अवर इंश्योरेंस पॉलिसी। ये जब हमारे मंत्री ओपनली बातें करते हैं इसके ऊपर,
मैंने इसको 2-3 हफ्ते पहले इसको मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको हमने एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि रशिया, ईरान, अफगानिस्तान ये सारे कंट्रीज हमारे साथ हैं। इधर से आईमैक के लिए हम ऑलरेडी जॉर्डन, इजिप्ट, इन कंट्रीज का दौरा लगा कर आए हैं। ये ऐसे नहीं गए मोदी जी, वो सारे ट्रेड रूट्स को सिक्योर कर रहे हैं। एंड आज बांग्लादेश और पाकिस्तान, दे आर लिसनिंग क्लोजली, दे नो दे आर प्लेइंग विद फायर, क्योंकि उनको लगता है कि चाइना हमारे साथ है, पाकिस्तान हमारे साथ है। ओ भाई, पाकिस्तान खुद भिखारी अपनी मदद नहीं कर सकता। चाइना जो खुद आज इकोनॉमिकली डाउन है, उनको बांग्लादेश से मतलब नहीं है, उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो हरी भरी लाइन है, लैंड है, उनको वो चाहिए। और इसलिए भारत को मालूम है कि ये लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। ये सिर्फ बोल सकते हैं, ओ जी अपने जो रेडिकलाइज लोग हैं, जैसे पाकिस्तान में हैं, वो कश्मीर ले जाएंगे, तो बांग्लादेश ने बोलना शुरू कर दिया हम 7 सिस्टर्स ले जाएंगे। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने अगर सोचा भी, अभी तो सोचा है इन्होंने कि हमारी 7 सिस्टर्स लेके जाएंगे, इनका कुछ कटना शुरू हो गया है। अननोन गनमैन पता नहीं कहाँ से आते हैं, दे आर वॉचिंग एंड दे आर कटिंग समथिंग। और भारत की नई रियलिटी ये है कि अब हमने अपनी स्ट्रेटजीज़ को एडजस्ट करना भी शुरू कर दिया, जीतना भी शुरू कर दिया, और इनका कुछ काटना भी शुरू कर दिया। ये है नया भारत दोस्तों, इसलिए मुझे गर्व होता है ऐसी वीडियोस बनाने के बाद। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।